हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ईडीयू मेथड ऑफिशियल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आपका यूपी ट्रिपल एससी पैट 2023 का एग्जाम आने वाला है। और जो बच्चे यूपी ट्रिपल एससी पैट की तैयारी कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनका जो स्कोर है वो काफी अच्छा रहे पैट में, जिनके स्कोर पिछले पैट में अच्छा नहीं आया था, चाहे वो कुछ भी कारण रहे हों, लेकिन अगर वे इस बार अच्छा करना चाहते हैं तो आपको इस सीरीज से जुड़ना है। आपके लिए ये सीरीज बहुत ज्यादा रामबाण साबित होगी, क्योंकि इस सीरीज में मैं आपको पूरे इतिहास को कंप्लीट करा दूंगा, पूरी ज्योग्राफी पढ़ा दूंगा। मतलब कहने का यह है कि आपके जीएस के मैक्सिमम सब्जेक्ट मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा, जिससे कि आप बहुत ज्यादा स्कोर कर पाए। मैं हिस्ट्री का बता देता हूँ। हिस्ट्री हम शुरू कर रहे हैं प्राचीन इतिहास से। ठीक है, प्राचीन इतिहास से शुरू कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, प्राचीन इतिहास के बाद मध्यकालीन इतिहास आएगा, उसके बाद आधुनिक इतिहास। ठीक है, पूरी हिस्ट्री के लगभग 250 प्लस क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 200 प्लस 250 प्लस क्वेश्चन होंगे और आपको पैट में यहाँ से हूबहू क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 20 क्वेश्चन। ठीक है, 20 क्वेश्चन है प्राचीन इतिहास के। और अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप इसमें लगभग 18 प्लस स्कोर मुझे करके दिखाइए। अगर आपका 18 प्लस स्कोर आ रहा है तो मैं मान जाऊंगा कि आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, इन 20 क्वेश्चनों के अलावा हम लगभग 60 क्वेश्चनों को कवर कर रहे होंगे। 60 क्वेश्चन से क्या मतलब है, मैं आपको 20 क्वेश्चन पूरे एक्सप्रेशन के साथ कराऊंगा। ठीक है, जितनी चीजें मैं आपको बताऊंगा सभी एडिशनल चीजें होंगी और आपको उनको अगर आपको नहीं पता है तो आप उनको साइड में नोट करते चलिएगा कहीं पे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जिन प्यारे बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन आज के सेट का, एक जुते हुए खेत की खोज कहाँ हुई थी। आपको बताना है कि आपको जुते हुए खेत की खोज कहाँ पर हुई थी। देखिए, मोहनजोदड़ो में, लोथल में, कालीबंगन में या मांडा में। देखिए, जुते हुए खेत की खोज हुई थी हमारे कालीबंगन में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, ये तो हो गई इस क्वेश्चन की बात। अब बात कर लेते हैं थोड़ी एडिशनल चीजों के बारे में। देखिए, जो हमारा कालीबंगन है ये कहाँ पर स्थित है, ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और इसकी खोज 1953 में हुई थी। कब हुई थी, 1953 में इसकी खोज हुई थी कालीबंगन की। और दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अग्निवेदिका, ठीक है, ध्यान से देखिए, अग्निवेदिका, अग्निवेदिका के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, वो भी हमें कालीबंगन से मिले हैं। और यहाँ से हमें क्या मिला है, ऊंट की हड्डी के साक्ष्य। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऊंट की हड्डी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, ये भी हमें कालीबंगन से मिले हैं दोस्त। और यहाँ से हमें मिली है बेलनाकार मोहरे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन लिखूंगा ना बच्चे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, बेलनाकार मोहरे कहाँ से मिली, ये भी हमें कालीबंगन से मिली है। और सरसों की खेती के साक्ष्य भी हमें यहीं से मिले हैं, सरसों की खेती के साक्ष्य। ठीक है, ये भी हमें कहाँ से मिले हैं, ये भी हमारे कालीबंगन से हमें प्राप्त हुए हैं। ये जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे ये कालीबंगन से रिलेटेड है, जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मोहनजोदड़ो के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जो मोहनजोदड़ो है ये सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, सिंधु नदी के किनारे है। और दोस्तों, अगर मैं बात करूं लोथल की, लोथल कहाँ पर है, लोथल भी एक सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है, जो कहाँ पर पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। ठीक है, लोथल कहाँ पर है, लोथल पड़ता है गुजरात में। इंपोर्टेंट बात है, याद रखेंगे। अगर मैं बात करूं मांडा, मांडा क्या है, मांडा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। ठीक है, सबसे उत्तरी स्थल है कौन सा, मांडा। ठीक है, ये हमारी एडिशनल चीजें थी, इनको आप नोट कर लीजिए अगर आपको नहीं पता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ। आपको बताना है कि सिंधु सभ्यता में हमें महान स्नानागार कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो, आलमगीरपुर, दाइमाबाद या इनमें से कोई नहीं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का महान स्नानागार मिला है हमें मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में, जो हमारी एडिशनल चीजें बनती है उनकी। मैंने आपको बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में कि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, ये बात आपको याद रखनी है। और इसकी अब बात करेंगे खोज के बारे में। खोज कब हुई थी, खोज 1922 में हुई थी। किसने करी थी, राखलदास बनर्जी, यानी कि आर डी बनर्जी ने
1922 में मोहनजोदड़ो की खोज करी थी। ठीक है, और हमें यहाँ से क्या क्या मिला है, मोहनजोदड़ो से ही हमें विशाल स्नानागार तो मिले ही हैं, लेकिन विशाल अन्नागार भी मिले हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि विशाल अन्नागार कहाँ से मिले हैं, ये भी हमें मोहनजोदड़ो से मिले हैं। और यहाँ से हमें दाढ़ी वाला मनुष्य, ठीक है, दाढ़ी वाला मनुष्य के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं, ये भी हमें मोहनजोदड़ो से मिले हैं। और दोस्तों यहाँ से मिला है हमें कांसे की नर्तकी की मूर्ति। ठीक है, कांसे की नर्तकी, कांसे की नर्तकी की मूर्ति के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं, ये भी हमें आपका मोहनजोदड़ो से मिले हैं। मोहनजोदड़ो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको सारे फैक्ट इसमें बता दिए हैं। अगर मैं बात करूं आलमगीरपुर की, आलमगीरपुर क्या है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। ठीक है, दाइमाबाद सबसे दक्षिणी स्थल है, ये बात आपको याद रखनी है। और जो ये आलमगीरपुर है, ये मेरठ में पड़ता है, हमारे यूपी के मेरठ में। और किस नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे है। ठीक है, ये भी बात पूछी जाती है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है, ये आपका हिंडन नदी के किनारे है। और जो ये आपका दाइमाबाद है सबसे दक्षिणी स्थल, ये परवरा नदी के किनारे है। ठीक है, आपको याद रखना है, परवरा नदी के किनारे स्थित है आपका सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल दाइमाबाद। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल लोथल कहाँ पर स्थित है। मैंने आपको ऊपर बताया क्वेश्चन में, लोथल कहाँ पर पड़ता है, लोथल पड़ता है गुजरात में। कहाँ पर है ये, गुजरात में हमारा स्थित एक स्थल है। ठीक है, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोथल के बारे में। देखिए लोथल से क्या क्या इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। देखिए लोथल जो ये है, इसकी खोज के बारे में मैं आपको बता देता हूं। इसकी खोज हुई थी हमारी 1953 में। किसने करी थी, रंगनाथ राव ने। रंगनाथ राव ने 1953 में लोथल की खोज की थी। और हमें यहाँ से क्या मिला है, यहाँ से हमें गोदीवाड़ा मिला है। गोदीवाड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गोदीवाड़ा कहाँ से मिला है हमें, ये भी हमें मिला है लोथल से। ठीक है, और आगे क्या मिला है हमें, यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ से हमें मिले हैं चावल की भूसी के साक्ष्य। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, चावल की भूसी के साक्ष्य। चावल की भूसी के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं, ये भी हमें लोथल से प्राप्त हुए हैं। और शतरंज के खेल, चेस होता है ना, उसके भी साक्ष्य, शतरंज के खेल के साक्ष्य, ये भी हमें कहाँ से मिले हैं, ये भी हमें लोथल से मिले हैं। ठीक है, ये हमारी जो इंपोर्टेंट बातें थी, ये लोथल से संबंधित थी। चलिए मेरठ में मैंने आपको बता दिया है, इसका स्थल कौन सा है, आलमगीरपुर है। ठीक है, हिंडन नदी के किनारे। ठीक है, आप याद रखेंगे। और मध्य प्रदेश में तो कुछ नहीं है। ठीक है, मध्य प्रदेश में नहीं है, महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में पड़ता है दैमाबाद। ठीक है, मैंने आपको ऊपर बताया है, दैमाबाद है परवरा नदी के किनारे। ठीक है, और सबसे मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पश्चिमी स्थल, सबसे पश्चिमी स्थल है आपका सुतकांगेडोर। ठीक है, सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है हमारा पाकिस्तान बलूचिस्तान वाले एरिया में, जो पड़ता है हमारा दास्क नदी के किनारे। ठीक है, ये भी इंपोर्टेंट है कि सबसे पश्चिमी स्थल किस नदी के किनारे है, दास्क नदी के किनारे है। इंपोर्टेंट बात है, आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं आपको इतनी मेहनत यहाँ पर हर तरीके से आपके साथ करने वाला हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से पढ़िए। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था के साक्ष्य कहाँ से मिले। आपको बताना है कि आपको एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था कहाँ से मिली है, धोलावीरा, रोपड़, रंगपुर या इनमें से कोई नहीं। देखिए जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता है, उसमें एक जल प्रबंधन व्यवस्था कहाँ से मिली है, ये मिली है हमें आपकी मोहनजोदड़ो से। सॉरी, ये मिली है हमें आपका धोलावीरा से। ठीक है, कहाँ से मिली है, धोलावीरा से। ऑप्शन नंबर ए इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, धोलावीरा से। और हमें क्या मिला है, धोलावीरा से हमें जल कुंड के साक्ष्य मिले हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जल कुंड के साक्ष्य ये कहाँ से मिले हैं, ये भी हमें धोलावीरा से मिले हैं। और धोलावीरा कहाँ पर है, ये गुजरात में पड़ता है। ठीक है, गुजरात में पड़ता है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। और यहाँ से जो है हमें और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, जैसे रोपड़, रोपड़ कहाँ पर है, ये सतलज नदी के किनारे है।
ये भी बात आप याद रखेंगे, सतलज नदी के किनारे है। और आपका रंगपुर, रंगपुर पड़ता है मादर नदी के किनारे, बहुत इंपॉर्टेंट है, मादर नदी के किनारे क्या पड़ता है आपका, रंगपुर पड़ता है। ये बातें आपको याद रखनी है। हाँ, और धोलावीरा की खोज की मैं आपको बताऊं, ये खोज इनकी करी थी आर.एस. बिष्ट ने। ठीक है, किसने करी थी, आर.एस. बिष्ट ने आपकी धोलावीरा की खोज करी थी गुजरात में। ठीक है, ये सभी बातें आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सभी बातें आपको हमेशा याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, किस पशु का अंकज हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिला है। क्वेश्चन क्या है कि मतलब आपको बताना है कि किस पशु के साक्ष्य हमें हड़प्पा कालीन जो मोहरे हैं उन पे नहीं मिला है, घोड़ा, बकरी, कुत्ता या इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, घोड़ा। घोड़ा के साक्ष्य हमें नहीं मिले हैं। ठीक है, जबकि हमें सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, ये मिले हैं सुरकोटड़ा से। सुरकोटड़ा, सुरकोटड़ा से हमें क्या मिले हैं, घोड़े की हड्डी के साक्ष्य मिले हैं। इस बात की पुष्टि हमें हुई है यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ये है हमारा त्रयी किसका नाम है। आपको बताना है त्रयी किसको कहा जाता है, तीनों वेदों को कहा जाता है, उपनिषदों को कहा जाता है, वेदांगों को कहा जाता है या इनमें से कोई नहीं। देखिए त्रयी कहा जाता है तीन वेदों को, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तीन वेद कौन कौन से हैं जिनको त्रयी कहा जाता है, ऋग्वेद है आपका, ऋग्वेद है, दूसरा हमारा यजुर्वेद है, यजुर्वेद है, ठीक है, और तीसरा हमारा सामवेद है। ठीक है, इन तीनों वेदों को मिलकर क्या कहा जाता है, इन तीनों वेदों को मिलाकर त्रयी कहा जाता है। ठीक है, जो हमारा ऋग्वेद है, ऋग्वेद में क्या बताया गया है, ऋग्वेद में कर्म कांडों के बारे में बताया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। और जो हमारा यजुर्वेद है, यजुर्वेद में बताया गया है युद्ध के बारे में। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है कि युद्ध के बारे में कौन सा वेद बताता है, यजुर्वेद बताता है। और सामवेद, सामवेद में बताया गया है संगीत के बारे में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि संगीत का जनक कौन सा वेद है, ये भी आपका सामवेद है। ठीक है, अगला हमारा जो वेद बचा हुआ है वो है हमारा अथर्ववेद। कौन सा है, अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या बताया गया है, अथर्ववेद में जादू टोना, जादू टोना, जादू टोना, वशीकरण आदि सब कुछ किसमें बताया गया है, ये सब हमारा अथर्ववेद में बताया गया है। ये बातें आपको याद रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बातें हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए ध्यान से और आंसर दीजिए। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है। आपको बताना है ऋग्वेद का कौन सा मंडल भगवान सोम देवता को समर्पित है। कौन सा, तीसरा, चौथा, सातवां या 10वां। ठीक है, तो आपको बताना है सोम देवता को कौन सा जो है मंडल समर्पित है। देखिए इनमें से कोई सा भी मंडल जो है सोम देवता को समर्पित नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो है 9वां मंडल। ठीक है, 9वां मंडल हमारा सोम देवता को समर्पित है। ये मैंने ऑप्शन में नहीं लिया है, तो आपको याद रखना है 9वां मंडल किससे संबंधित है, सोम देवता से संबंधित है। ठीक है, अगर मैं बात करूं ऋग्वेद के तीसरे मंडल के बारे में, देखिए तीसरा मंडल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या बताए गए हैं, इसमें हमारे गायत्री मंत्र बताए गए हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये किसके द्वारा लिखे गए हैं, ऋषि विश्वामित्र के द्वारा ये गायत्री मंत्र लिखे गए हैं, जो हमारे ऋग्वेद के तीसरे मंडल में बताए गए हैं। ऋग्वेद के चौथे मंडल में क्या बताया गया है, कृषि के बारे में बताया गया है, ये बात भी याद रखेंगे। अगर मैं बात करूं 7वें मंडल के बारे में, देखिए जो 7वां मंडल है, 7वें मंडल में 10 राग युद्ध के बारे में किस मंडल में बताया गया है, 7वें मंडल के बताया गया है। और 10वां मंडल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या बताया गया है इसमें, इसमें बताया गया है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था के बारे में किस मंडल में बताया गया है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में बताया गया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से ये। जैसे मैंने आपको बताया है सोम देवता को कौन सा समर्पित है, 9वां मंडल। ठीक है, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र बताए गए हैं जो ऋषि विश्वामित्र के द्वारा लिखे गए हैं। चौथे मंडल में कृषि के बारे में बताया गया है। 7वें मंडल में 10 राग के युद्ध के बारे में बताया गया है। और 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था के बारे में हमारे बताया गया है ऋग्वेद के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन देखिए, अस्किनी किस नदी का पुराना नाम है। आपको बताना है कि अस्किनी किस नदी का वैदिक कालीन नाम है, चिनाब का है, गोमती का है, गंडक का है या झेलम का है। देखिए आपका प्राचीन इतिहास में अस्किनी के नाम से
जाना जाता था हमारा चिनाब नदी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाता है। और गोमती को किस नाम से जाना जाता था? गोमती को जाना जाता था गोमल के नाम से, ये भी इंपोर्टेंट है। और गंडक, गंडक का नाम था सदा नीरा, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सदा नीरा किस नदी का ऋग्वैदिक कालीन नाम है? ये आपका गंडक का है। अगर मैं बात करूं झेलम की, देखिए जो हमारी झेलम है, झेलम का पुराना नाम वितस्ता था। ठीक है, क्या था? वितस्ता था। ऐसे ही आप इंपोर्टेंट नोट करेंगे, जैसे काबुल, काबुल, काबुल नदी का पुराना नाम क्या था? काबुल का नदी का नाम आपको बताना है। और एक नदी आई थी पीछे घग्गर, घग्गर नदी का क्या पुराना नाम था? ठीक है, एक आप नोट करेंगे सतलज, सतलज नदी का पुराना नाम क्या था? ठीक है, ये सभी हमारे इंपोर्टेंट पुराने नाम है जो आपको याद रखना है। ठीक है, एक और नोट करेंगे व्यास नदी। ठीक है, व्यास नदी का पुराना नाम क्या था? ये था आपका विपासा। क्या था? विपासा व्यास नदी को कहा जाता था। सतलज का नाम सतुद्री था। ठीक है, और घग्गर, घग्गर नदी का जो पुराना नाम था वो सरस्वती था। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। सरस्वती या ध्वसदती भी इसी को कहा जाता था। ठीक है, और काबुल नदी को हम जो है प्राचीन इतिहास में किस नाम से जानते थे? कुंभा के नाम से जानते थे। ठीक है, किस नाम से? कुंभा के नाम से जानते थे। ये सभी क्वेश्चन हमारे नदियों से रिलेटेड थे, इनसे बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इस बात की मैं उम्मीद करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 हमारा सेम हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। देखिए 10 राजाओं का युद्ध किस नदी पर हुआ था? आपको बताना है। जो ये 10 राज्य युद्ध हुआ है ये किस नदी पर हुआ है? परुष्णी नदी, गोमती नदी, गंडक नदी या झेलम नदी? देखिए 10 राजाओं के बारे में जो ये युद्ध है ये हुआ था आपका परुष्णी नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और परुष्णी किस नदी का नाम है? ये कहा जाता था रावी नदी को। ठीक है, जो ये 10 राज्य युद्ध है, 10 राज्य युद्ध हुआ था हमारा राजा सुदास, राजा सुदास। और वर्सेस में कौन था? वर्सेस में था हमारे 10 राजा। ठीक है, 10 राजा थे। राजा सुदास के साथ 10 राजाओं ने युद्ध लड़ा था रावी नदी के तट पर, इसीलिए इसको कहा गया 10 राज्य युद्ध। ठीक है, और इसमें कौन विजयी हुए? राजा सुदास इसमें जो है विजयी हुए थे। आपको यह बात भी याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, आर्यों ने यव शब्द किसके लिए प्रयोग किया था? बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन मार्क करेंगे। ठीक है, जो आर्य थे, आर्यों ने यव किसे कहा था? क्वेश्चन ये है। देखिए यव कहा था उन्होंने जौ को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए करब, करब क्या था? करब, करब आपका ये था एक खाद्य पदार्थ। ठीक है, एक आर्यों का खाने का पदार्थ था करब। ठीक है, और धनव, धनव, धनव किसको कहा आर्यों ने? धनव कहा है आपका इन्होंने, याद रखेंगे बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। धनव बोला है आर्यों ने मरुस्थल को। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आर्यों ने मरुस्थल को क्या कहा था? आर्यों ने मरुस्थल को धनव कहा था। ठीक है, ऐसे ही कुछ और इंपोर्टेंट याद रखेंगे, जैसे मैं आपको बता देता हूं, जैसे पारावत। ठीक है, आर्यों ने पारावत किसको कहा है? यह बात आपको याद रखनी है। पारावत कहा है समुद्र को। ठीक है, समुद्र को आर्यों ने क्या कहा है? पारावत कहा है। और वेगनाट, ठीक है, वेगनाट, वेगनाट कहा इन्होंने सूदखोर को। ठीक है, सूदखोर, जो सूदखोर होता है उसको क्या कहा है? उसको वेगनाट कहा है। ठीक है, और एक खिल्य, आप याद रखेंगे खिल्य, खिल्य किसको कहा है आर्यों ने? ये कहा है चारागाह को। ठीक है, चारागाह को क्या कहा है आर्यों ने? खिल्य कहा है। ये बातें इंपोर्टेंट है। और एक बात और रखनी है याद, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, अघन्या, अघन्या आर्यों ने किसको कहा गया है? गाय को कहा है। ठीक है, अघन्या का मतलब होता है जिसको मारा ना जा सके, वो कौन है? वो गाय है, जो आर्यों ने अघन्या के रूप में प्रयोग किया है इसका नाम। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट आर्यों से संबंधित ये बातें हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से पढ़िए। सर्वाधिक ऋग्वेद सूत्र किसको समर्पित है? जो हमारे ऋग्वेद के मंत्र हैं वो सबसे ज्यादा किसको समर्पित है? आपको बताना है, इंद्रदेव को, अग्नि को, विष्णु को या सिंधु नदी को। देखिए जो हमारे ऋग्वेद है, ऋग्वेद में जो सबसे ज्यादा सूत्र समर्पित है वो किसको है? वो इंद्रदेव को समर्पित है। ठीक है, कितनी बार जिक्र है इंद्र का इसमें? इसमें है 250 बार, या हम कह सकते हैं कि ऋग्वेद में 250 मंत्र ऐसे हैं जो हमारे इंद्रदेव को समर्पित हैं। अगर बात करें अग्नि को, अग्नि को कितने ये हैं आपके 2
कितने 200 मंत्र, 200 मंत्र अग्नि को समर्पित है हमारे ऋग्वेद में। अगर मैं बात करूं विष्णु, विष्णु को 100 मंत्र हमारे जो है समर्पित हैं। अगर बात करें सिंधु नदी, सिंधु नदी का ऋग्वेद में 55 बार जिक्र किया गया है। दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। और जो हमारा ऋग्वेद है, ऋग्वेद कालीन सबसे पवित्र नदी कौन सी थी ये भी पूछा जाता है। सबसे पवित्र नदी थी आपकी सरस्वती, ठीक है। कौन सी थी? सरस्वती हमारी सबसे आपकी इसकी सबसे क्या थी? सबसे पवित्र नदी थी, जिसका जिक्र 50 बार किया गया है। ये बात भी आपको याद रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? आपने जो है ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार देखा होगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद, ज्वालोपनिषद, कंठोपनिषद या इनमें से कोई नहीं। देखिए जो हमारा सत्यमेव जयते है ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हमेशा याद रखनी है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगर मैं बताऊं आपको उपनिषद, ठीक है, उपनिषदों की संख्या हमारी कितनी है? ये हमारी 108 है। अगर मैं बात करूं वेदांग के बारे में, वेदांग हमारे कितने हैं? वेदांग 6 हैं। और पुराण कितने हैं? पुराण हमारे 18 हैं, ठीक है। ये बातें आपको याद रखनी है, इंपोर्टेंट है, कभी भूलोगे तो नहीं भूलेंगे भैया, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं आपकी ज्वालोपनिषद, ज्वालोपनिषद क्यों इंपोर्टेंट है? देखिए आपका जो ज्वालो उपनिषद है इसमें 4 आश्रम बताए गए हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि 4 आश्रम व्यवस्था किस उपनिषद में बताई गई है? ये हमारी ज्वालोपनिषद में बताई गई है। अगर मैं बात करूं कंठोपनिषद की, देखिए कंठोपनिषद, कंठोपनिषद से क्या बताया गया है? यम नचिकेता संवाद, इंपोर्टेंट है, ये भी नोट करेंगे। यम नचिकेता संवाद किस में बताया गया है? ये बताया है आपका कंठो उपनिषद में, ठीक है। और एक है आपका सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है हमारा? ये है आपका वृहदारण्यक, वृहदारण्यक उपनिषद कौन सा है? सबसे बड़ा उपनिषद है। और इसमें क्या बताया गया है? इसमें याज्ञवल्क्य, याद रखेंगे, याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद, ठीक है। याज्ञवल्क्य और गार्गी के प्रश्न किसमें बताए गए हैं? वृहदारण्यक उपनिषद में बताए गए हैं, जो कि हमारा सबसे बड़ा उपनिषद है, ठीक है। वैसे जो हमारे मुख्य उपनिषद हैं वो कितने हैं? वो 13 है, ठीक है। 13 हमारे मुख्य उपनिषद हैं, ठीक है। आप याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उपनिषद से संबंधित। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे ये भी। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश की थी? आपको बताना है। जो हमारे महात्मा बुद्ध जी हैं, जिनको कहा जाता है एशिया का किरणपुंज, ठीक है, एशिया का किरणपुंज, द लाइट ऑफ एशिया किनको कहा जाता है? महात्मा बुद्ध जी को कहा जाता है। शाक्य मुनि भी इन्हीं को कहा जाता है, ठीक है। शाक्य मुनि क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके पिता जो है शाक्य कुल के मुखिया थे, ठीक है। अब क्वेश्चन जो है ये है हमारा इनकी माँ से संबंधित, मतलब आपको बताना है कि बुद्ध की माता किस वंश की थी? कोलिय वंश की, शाक्य वंश की, भील वंश की, इनमें से कोई नहीं। देखिए जो हमारे महात्मा बुद्ध जी है, इनकी माता कोलिय वंश की थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाता है। शाक्य वंश के कौन थे? शाक्य वंश के इनके पिता शुद्धोधन थे, ठीक है। शुद्धोधन किस वंश के थे? शाक्य वंश के थे, इसलिए इनको शाक्य मुनि कहा जाता है। भील वंश कुछ नहीं है, ठीक है। ये बात जो है आपको हमेशा याद रखनी है महात्मा बुद्ध जी से संबंधित, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन देखिए महात्मा बुद्ध जी से, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि महात्मा बुद्ध को जो है ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? तो आपको याद रखना है ज्ञान इनको जो है वो निरंजना नदी के तट पर हुआ था, ठीक है। निरंजना नदी के तट पर जो है पीपल के वृक्ष के नीचे, ये भी बात याद रखनी है, पीपल का वृक्ष था जिनके नीचे इनको क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। अगर मैं बात करूं इनकी मृत्यु की, इनकी मृत्यु कहां पर हुई थी? इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, ठीक है। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी। और जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था इनका लुम्बिनी में, ठीक है। लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ था। ये बातें हमें महात्मा बुद्ध जी से हमेशा याद रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, महात्मा बुद्ध जी से संबंधित क्वेश्चन है ये भी। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महापरिनिर्वाण का मतलब इनकी मृत्यु, मृत्यु कहाँ पर हुई थी? मैंने अभी आपको पीछे बताया है, इनकी मृत्यु हुई है कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए दोस्त, अब कुछ और बातें याद रखिए आप। देखिए कुशीनगर में क्या हुआ था? कुशीनगर में हमारी पहली बौद्ध संगति हुई थी, ठीक है।
पहली बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? ये हमारी कुशीनगर में हुई थी। 4 बौद्ध संगति हुई है, चारों आपको याद रखनी है। देखिए इसकी एक ट्रिक है RVPK, ठीक है। R से मतलब राजगृह, पहली बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी। V से वैशाली, दूसरी वैशाली में हुई थी, ठीक है। तीसरी हमारी पाटलिपुत्र में हुई थी, ये भी आपको याद रखनी है। और चौथी क्या है हमारी K4 कुंडलवन, ठीक है, कुंडलवन। चौथी जो हमारी बौद्ध संगति है वो कहाँ पर हुई थी? कुंडल वन में हुई थी, ठीक है। और महात्मा बुद्ध जी ने अपने जीवन के जो अंतिम क्षण है वो कहाँ गुजारे? श्रावस्ती में गुजारे थे, ठीक है। श्रावस्ती में इनके सबसे ज्यादा अनुयायी है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा महात्मा बुद्ध के अनुयायी कहाँ पर थे? वो श्रावस्ती में थे, लेकिन इसका आंसर क्या है? इसका आंसर कुशीनगर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, किस शासक के समय दूसरी बौद्ध संगति हुई थी? देखिए आपको बताना है कि 4 बौद्ध संगति हुई है, चारों में से दूसरी संगति के समय शासक कौन था? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक या कनिष्क? देखिए जो हमारी दूसरी बौद्ध संगति है उस समय हमारा जो शासक था वो कौन था? वो कालाशोक था, ठीक है। कालाशोक के शासनकाल में हमारी दूसरी बौद्ध संगति हुई थी, और ठीक है। अजातशत्रु के शासनकाल में हमारी क्या हुई थी? पहली बौद्ध संगति हुई थी, ठीक है। और अशोक के शासनकाल में हमारी क्या हुई थी? तीसरी बौद्ध संगति हुई थी, ठीक है। और कनिष्क के शासनकाल में हमारी जो है ये हुई थी चौथी बौद्ध संगति, ठीक है, चौथी बौद्ध संगति। पहली बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? राजगृह में, मैंने आपको ट्रिक बताई है RVPK, ठीक है। राजगृह, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र और चौथी हमारी कुंडलवन, ठीक है। आपको याद रखनी है, इंपोर्टेंट है। ये मैंने आपको चारों बौद्ध संगतियां बता दी हैं, ठीक है। पहली के समय शासक अजातशत्रु थे, दूसरी के समय कालाशोक थे, तीसरी के समय अशोक थे और चौथी के समय कनिष्क थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए बौद्ध धर्म में घोड़ा किसका प्रतीक है? जो हमारा बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म, धर्म नहीं ये होता है धर्म, ठीक है। बौद्ध धर्म में घोड़ा किसका प्रतीक है? घोड़ा त्याग का प्रतीक है, जन्म का, ज्ञान का या यौवन का? देखिए बौद्ध धर्म में जो घोड़ा है, घोड़ा है हमारा किसका प्रतीक? त्याग का प्रतीक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाता है। अगर मैं बात करूं महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक, जन्म का प्रतीक क्या है? कमल है, ठीक है, कमल का फूल, ठीक है। ये किसका प्रतीक है? ये हमारा ये हमारा जन्म का प्रतीक है। अगर बात करें ज्ञान के प्रतीक की, देखिए महात्मा बुद्ध को ज्ञान किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था? पीपल के वृक्ष के नीचे, तो इनको पीपल ही दे दिया चिन्ह, ठीक है। तो ज्ञान का प्रतीक क्या है? पीपल का वृक्ष, ठीक है, पीपल का वृक्ष, ठीक है। अगर बात करें यौवन के प्रतीक की, यौवन का प्रतीक है सांड, ठीक है। ये बात आपको इंपोर्टेंट है, याद रखनी है। जैसे मृत्यु, ठीक है, महात्मा बुद्ध जी के मृत्यु का प्रतीक क्या है? मृत्यु का प्रतीक जो है हमारा स्तूप है, ठीक है। क्या है? स्तूप है। आपको ये बातें हमेशा याद रखनी है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। जैसे आपको एक बात और याद रखनी है, जैसे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है, ज्ञान प्राप्त की घटना को क्या कहा जाता है? संबोधि कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? संबोधि कहा जाता है, ठीक है। और जो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया, प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है ये बातें। धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? ये हमारा महात्मा बुद्ध के द्वारा पहला उपदेश दिया गया था, ठीक है। और मृत्यु मैंने आपको बताया है, मृत्यु है महापरिनिर्वाण, ठीक है, महापरिनिर्वाण, ठीक है। ये मृत्यु का प्रतीक है आपका, महात्मा बुद्ध जी का, हमेशा याद रखना है। और ग्रह त्याग की घटना जो है ये क्या कहलाती है? ग्रह त्याग की घटना, ये बात भी आपको याद रखनी है। ग्रह त्याग की घटना कहलाती है महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण, ठीक है। ये सभी जो इंपोर्टेंट फैक्ट है ये महात्मा बुद्ध जी से बनते हैं, इनसे बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। आगे देखिए बौद्ध धर्म के उपदेश किससे संबंधित है? देखिए जो हमारे बौद्ध धर्म के उपदेश हैं वे किससे संबंधित हैं? आचरण की शुद्धता व पवित्रता से, शरीर की सुंदरता से, आचरण से या यौवन से? देखिए जो हमारा बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के उपदेश जो है आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, ध्यान से पढ़िए, इंपोर्टेंट है। बौद्ध धर्म में भिक्षुणी के रूप में अनुमति कहाँ से मिली? मतलब कहने का यह है कि बौद्ध धर्म में महिलाओं की एंट्री
कहां से शुरू हुई थी। ठीक है, ये वैशाली, कुंडलवन, राजगृह या इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो बौद्ध भिक्षुणी संघ है इसकी स्थापना कहां पर हुई थी? वैशाली में हुई थी। ठीक है, बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक महात्मा बुद्ध जी हैं उनके शिष्य थे एक आनंद। ठीक है, आनंद के कहने पर इन्होंने कहा था कि अब से जो है महिलाएं भी बौद्ध धर्म में आ सकती है। ठीक है, और क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके कहने पर बौद्ध भिक्षुणी संघ की स्थापना करी थी महात्मा बुद्ध ने? आनंद के कहने पर। ठीक है, और इसकी जो कमान है, इसकी कमान किसके हाथों में दी थी महात्मा बुद्ध ने? अपनी मौसी प्रजापति गौतमी। ठीक है, प्रजापति गौतमी पहली बौद्ध भिक्षुणी बनी। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। उसकी कमान दे दी थी किनको? प्रजापति गौतमी को, बौद्ध भिक्षुणी संघ की महात्मा बुद्ध जी ने। ठीक है, ये बातें आपको हमेशा याद रखनी है, ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 20वां भी। ठीक है, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक आपको याद रखनी है, पिटक। ठीक है, पिटक संबंधित है हमारा बौद्ध धर्म से। ठीक है, विनय पिटक हो चाहे सुत्त पिटक हो, कुछ भी हो जिसके सामने पिटक लग जाएगा तो वो संबंधित हो जाएगा बौद्ध धर्म से। ठीक है, तो त्रिपिटक ग्रंथ किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे जो त्रिपिटक है, त्रिपिटक कौन कौन से है आप वो ध्यान दीजिए। देखिए, पहला है हमारा सुत्त पिटक। ठीक है, सुत्त पिटक, इंपोर्टेंट बात। ठीक है, दूसरा है हमारा विनय पिटक। कौन सा है? विनय पिटक है। क्वेश्चन बताऊंगा कैसे पूछा जाता है। ठीक है, तीसरा है हमारा अभिधम पिटक। ठीक है, अभिधम पिटक, अभिधम पिटक तीसरा। ठीक है, अगर मैं बात करूं सुत्त पिटक के बारे में, देखिए सुत्त पिटक किसने लिखा था? ये लिखा था उपाली ने। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुत्त पिटक किसने लिखा है? उपाली ने लिखा है। विनय पिटक आनंद ने लिखा है। ठीक है, और जो हमारा अभिधम पिटक है ये लिखा है मोगली पुत्स ने। ठीक है, किसने लिखा है? मोगली पुतिस ने। मोगली पुतिस ने लिखा है हमारा अभिधम पिटक। तीनों पिटक बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, आपको याद रखनी है। ठीक है, सुत्त पिटक में क्या बताया गया है? देखिए, सुत्त पिटक में बताया गया है जातक कथाओं के बारे में। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जातक कथा किसमें बताई गई है? सुत्त पिटक में बताई गई है, और जिनकी संख्या 549 है। ठीक है, कितनी है जातक कथाएं? 549 है। जातक कथाएं क्या होती है? महात्मा बुद्ध के जीवन से पहली जो बातें हैं वे हमारी को क्या होती है? जातक कथाएं होती हैं। ठीक है, और जातक कथाएं किस में बताई गई है? सुत्त पिटक में बताई गई है, मैंने आपको बताया है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन थे हमारे 20 क्वेश्चन इतिहास से संबंधित बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपके क्वेश्चन काफी याद हो गए होंगे। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि आपका स्कोर कितना रहा। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वो भी कमेंट करना कि भैया हमें वीडियो बहुत अच्छी लगी है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं